बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट की हुई है बुक रीडिंग की, और हम रीड कर रहे हैं पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी बाय अब्दुल सत्तार। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 2 की हेडिंग द शैडो ऑफ पार्टीशन रीड किया था, और इंशाल्लाह आज हम रीड करेंगे द मुस्लिम वर्ल्ड पेज नंबर 18 से ये हेडिंग स्टार्ट होती है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखें ताकि आपका एक टेम्पो बना रहे और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छे से डेवलप हो जाए, क्योंकि जब भी हम बीच में से कोई एक पेज या कोई एक हेडिंग किसी भी किताब की उठा के पढ़ते हैं तो वो वाली अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट नहीं होती जो कि सीक्वेंस से किसी भी किताब को पढ़ने से होती है। तो पहले पिछली वाली वीडियो देखें जो कि टाइटल चैप्टर 2 पार्ट सी के नाम से है, और फिर इस वीडियो पे आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द मुस्लिम वर्ल्ड। अच्छा, द शैडो ऑफ पार्टीशन में हमने डिस्कस किया था कि जब पाकिस्तान और इंडिया को आज़ाद किया गया था, जब इंडिपेंडेंट स्टेट बनी थी ये दोनों, तो किस तरीके से उनको मिसाइल का सामना करना पड़ा था। बाउंड्री कमीशन ने जो रेडक्लिफ कमीशन उन्होंने बनाया था बाउंड्रीज की डिमार्केशन के लिए, उसने किस तरीके से अनाउंस किया था बाउंड्रीज को, डिमार्केशन कैसे अनाउंस की थी, थर्ड जोन प्लान का क्या किस तरीके से अनाउंस हुआ था और उसके क्या इम्प्लीकेशंस थे। फिर उसके बाद देखा कि कितने ज़्यादा रिफ्यूजीज ने पाकिस्तान आए थे और कितने ज़्यादा यहाँ से लोग उन्होंने इंडिया हिजरत की थी, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदू भी थे पार्टीशन से पहले। तो उन्होंने जब इंडिपेंडेंट मिली थी दोनों स्टेट्स को, तो जो हिंदू थे पाकिस्तान में रहते थे उन्होंने पार्टीशन के टाइम इंडिया माइग्रेट किया था, और इंडिया से बहुत सारे मुसलमानों ने पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट किया था। तो फिर उनको क्या किन मिसाइल का सामना करना पड़ा था, वो सब हमने पिछली वीडियो में देखा था द शैडो ऑफ पार्टीशन वाली हेडिंग में। तो इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे द मुस्लिम वर्ल्ड और देखेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी को डेवलप कर रहा था मुस्लिम वर्ल्ड से रिलेटेड, और किस तरीके से उसने अपने फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द मुस्लिम वर्ल्ड। फॉर 700 years after the establishment of the first Muslim state in the 7th century, the dynamic Islamic civilization contributed to unprecedented advances in all fields of human endeavor, achieving glorious heights in arts and architecture and extending the frontiers of knowledge in philosophy and historiography, geography and astronomy, mathematics and medicine, trade and commerce. Expanding across the continent of Asia and Africa, it established its way also in parts of Europe and contributed to its renaissance. Following the devastating invasions of the Mongols, the Muslim power declined, and by the 18th century, European empires colonized large part of its former territories. अच्छा, जो इस्लामिक सिविलाइजेशन थी उन्होंने अपने दौर में बहुत ज़्यादा कामयाबी उनको मिली। जिंदगी के हर मैदान में उन्होंने तरक्की की, चाहे वो जियोग्राफी हो, हिस्टोरियोग्राफी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, ट्रेड, कॉमर्स, हर मैदान में उन्होंने बहुत तरक्की की। और फिर अपना कंट्रोल एशिया और अफ्रीका के कॉन्टिनेंट तक महदूद नहीं रखा, बल्कि उन्होंने यूरोप के बहुत सारे पार्ट्स में भी अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश किया। और फिर क्या हुआ कि फिर मंगोलों ने इन्वेजन करना शुरू कर दी मुसलमानों के इलाकों में, और फिर आखिरकार मुसलमान जो थे वो डिक्लाइन का शिकार हो गए। और फिर 18th सेंचुरी में यूरोपियन एम्पायर ने मुसलमानों के बहुत ज़्यादा पार्ट्स को अपनी कॉलोनीज में शामिल कर लिया, उसको कॉलोनाइज कर दिया। ड्यूरिंग इट्स ओन फ्रीडम, the Muslim League followed a policy of solidarity with other Muslim nations. Jinnah voiced the anguish of the Muslim people at the enormity of European powers, which, following a policy of aggression, broke up the sacred land of Crescent and Star and the blue and golden Bosphorus. He advocated the cause of the Khilafat as the custodian of the holy places of Islam. Kemal Atatürk's heroic role in defending the Turkish homeland inspired the Muslim people in South Asia.
अच्छा, मुस्लिम लीग ने अपनी स्ट्रगल के दौरान, फ्रीडम की स्ट्रगल के दौरान, उन्होंने जो पॉलिसी अपनाई थी मुस्लिम नेशन से रिलेटेड, दूसरे मुस्लिम नेशन से ताल्लुकात बनाने के लिए, वो पॉलिसी ऑफ सोलिडारिटी थी। और फिर जब जिन्ना ने वो मुसलमानों के तहत कभी वो आवाज़ बने थे, स्पेशली जब यूरोपियन पावर्स ने उनके ऊपर जुल्म सितम ढाए थे, उनकी इलाकों को अपनी कॉलोनीज बनाया था, तो जिन्ना ने उनके लिए आवाज़ उठाई थी। और फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत को भी बहुत ज़्यादा उन्होंने डिफेंड किया था। उन्होंने कहा था कि ये मुसलमानों के मुकद्दस मकामात की कस्टोडियन है खिलाफत। और कमाल अतातुर्क का हीरोइक रोल जो उन्होंने अपने होमलैंड टर्की को डिफेंड करने के लिए प्ले किया था, उसके रोल ने, कमाल अतातुर्क के रोल ने साउथ एशिया के मुसलमानों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था। अच्छा, हम देख लेते हैं मीनिंग जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं उनका देख लेते हैं कि क्या मतलब है। इंड्योर कहते हैं दो को, सर्वे कहते हैं कंट्रोल को, डिवास्टेटिंग कहते हैं तबाहकुन को, इनॉर्मिटीज कहते हैं जुल्म सितम को या जुर्म को, और एंग्विश कहते हैं दर्द को। आगे देखते हैं। जिन्ना called him the greatest Muslim in the modern Islamic world. Another issue that distressed the Muslim community was the injustice perpetuated on the people of Palestine. Addressing a meeting in Mumbai in 1945, Jinnah said, "I have no enmity against Jews. But why should the Arabs be dumped with such a large number of Jews?" अच्छा, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कमाल अतातुर्क को कहा था कि ये एक अजीम मुसलमान हैं मॉडर्न इस्लामिक वर्ल्ड के। और फिर एक चीज़ जो मुसलमानों को परेशान कर रही थी, वो कश्मीर के लोगों के ऊपर जो जुल्म और सितम और जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी, उसकी वजह से मुसलमान बहुत ज़्यादा परेशान थे। और 1945 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुंबई में एक मीटिंग से एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे यूं से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो जो ना हमेशा अरब को ही क्यों डंप किया जाता है, ये उन्होंने अपनी मीटिंग के दौरान कहा था। अच्छा, डिस्ट्रेस कहते हैं परेशान को, परपेचुएटेड कहते हैं इर्तिकाब करने को या मुर्तकिब होने को, इनिमिटी कहते हैं दुश्मनी को। As Governor General of Pakistan, he sent a cable to President Truman in December 1947 conveying Pakistan's shock at the United Nations General Assembly's decision to partition Palestine. अच्छा जी, जो प्रेसिडेंट टूरमन थे, ये 33वें प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एज अ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान उन्होंने केबल भेजा था प्रेसिडेंट टूरमन को, अमेरिका के प्रेसिडेंट को, दिसंबर 1947 में, जिसमें उन्होंने ये कन्वे किया था मुसलमानों के शौक को, पाकिस्तान के शौक को कन्वे किया था, जो उनको यूनाइटेड नेशन की डिसीजन पर लगा था। जो यूनाइटेड नेशन ने पैलेस्टाइन के ऊपर जो पैलेस्टाइन की पार्टीशन के ऊपर जो डिसीजन दिया था, उसके ऊपर जो पाकिस्तान को शौक लगा था, उस शौक को कन्वे किया था कि पाकिस्तान बहुत बड़े शौक में है कि आपने पैलेस्टाइन को उनकी पार्टीशन कर दी, उसकी पार्टीशन का डिसीजन दे दिया यूनाइटेड नेशन ने। Support for the just cause of Muslim nations remain a priority objective of Pakistan's foreign policy. As the United Nations and other forums, Pakistan raised its voice in support of independence of Indonesia, Libya, Morocco, Sudan, Tunisia, and other former colonies. Spokesmen of some of these nations were given Pakistani passports to travel internationally to solicit the world community's support for their freedom struggle. Solicit कहते हैं दरख्वास्त करना या तलब करने को कहते हैं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का जो प्रायोरिटी ऑब्जेक्टिव था, जो मेन ऑब्जेक्टिव रहा, वो हमेशा मुसलमानों की जस्ट काज को सपोर्ट करना था। और यूनाइटेड नेशन और दूसरे फोरम पर भी पाकिस्तान ने मुसलमानों की सपोर्ट के लिए स्पेशली इंडोनेशिया, लीबिया, मोरक्को, स्पेन, ट्यूनीसिया और दूसरी
کالونیز کی انڈیپینڈنس کے لیے انہوں نے ان کی سپورٹ میں وائس اپنی ریز کی تھی. اور پھر پاکستان نے بہت سارے ان کنٹریز ان نیشنز کے لوگوں کو اسپوکس مین کو اپنے پاکستانی پاسپورٹ دیے تھے تاکہ وہ انٹرنیشنلی ٹریول کر سکیں اور مسلم کمیونٹی کے لیے سپورٹ ان کی فریڈم کے لیے فریڈم اسٹرگل کے لیے سپورٹ لے سکے یا انہیں سپورٹ طلب کر سکے ڈفرینٹ نیشن سے. Pakistan policy toward the Muslim world was motivated by an earnest desire for close cooperation in all fields, in the belief it would accelerate the process of economic development and social reconstruction. Its leader advocated collaboration in field of science and technology, which was the key to progress in all fields. Pakistan even contemplated pooling of resources in order to strengthen mutual security. اچھا ارنسٹ کہتے ہیں بہت سنجیدہ اور کنٹمپلیٹڈ کہتے ہیں غور کرنا. تو پاکستان کی جو پالیسی تھی دوسری مسلم ورلڈ کی طرف ہے ان کی وہ کس وجہ سے وہ موٹیویٹڈ تھی, وہ ان کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ وہ آپس میں ان کا ایک کلوز کوآپریشن ہو ہر طرح کے فیلڈ میں. ہر فیلڈ میں مسلمان آپس میں بہت کلوز کوآپریشن میں رہیں تاکہ وہ جو ہے نا اکنامک ڈیولپمنٹ کو اور سوشل ریکنسٹرکشن کے پروسیس کو مزید تیز کر سکیں. اور اس کے لیڈرز جو تھے انہوں نے اس کولیبریشن کو ایڈوکیٹ کیا تھا, ڈیفینڈ کیا تھا سائنس اور ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں جو کہ پروگریس کے لیے بہت زیادہ کروشل چیز ہے. اور پاکستان نے ایون ریسورسز کے اوپر بھی غور کرنا شروع کر دیا تھا جو کہ مسلم میوچل سیکیورٹی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جو ریسورسز درکار تھے ان ریسورسز کی پولنگ کے لیے بھی پاکستان نے ایون غور کرنا شروع کر دیا تھا.